हाय गाइस, कैसे हो? आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आइए सुनते हैं मोनिका ध्रुव की लिखी हुई कहानी प्रियंका की जुबानी। इश्क है मलंग मेरा। दूसरी तरफ वैदेही गहरी नींद में सो रही थी। न जाने कल रात रोते रोते वो किस वक्त सोई थी और तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से वैदेही की आंख खुली। उसने अपने मन में एक भारीपन महसूस किया। अगले ही पल उसे वो सब कुछ याद आ गया जो कल रात उसने देखा था। वैदेही उठकर बैठ गई। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसमें ओमकार भाई का नाम शो कर रहा था। वैदेही ने खुद को देखा और फिर कंबल में खुद को समेट लिया। फोन रिंग करता रहा लेकिन वैदेही ने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और फोन उठाकर अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, जय महाकाल पंडित जी, सुबह सुबह अपनी बहन की याद आ गई। दूसरी तरफ से ओमकार ने कहा, तो क्या मुझे अपनी बहन की याद नहीं आनी चाहिए? आज पगफेरे की रस्म है। ज्यादा मुझे पता नहीं, मोहल्ले पड़ोस की औरतों से पूछकर तेरी और शाश्वत के आने की तैयारी की है। तुम लोग किस वक्त तक आओगे यही पूछने के लिए फोन किया था। ये सुनकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। जहाँ तक कल उसने शाश्वत का रूप देखा था उसे नहीं लगता था कि शाश्वत उसके साथ पगफेरे की रस्म के लिए जाएगा। अब तो वैदेही के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गई थी। ना तो वो अपने भाई का दिल दुखाना चाहती थी और ना ही उसके अंदर शाश्वत को अपने घर ले जाने की ताकत बची थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो शाश्वत से कैसे कहेगी कि उसे पगफेरे की रस्म के लिए घर जाना है। कुछ सोचकर वैदेही बोली, भाई मैं कल रात से बहुत थक गई हूँ, क्या आज ही आना जरूरी है? ओमकार इस वक्त पांचांग लेकर बैठा हुआ था। वो बोला, हाँ वैदेही, आज ही आना जरूरी है, वो भी शाम के 7 बजे से पहले पहले। उसके बाद भद्रकाल लग जाएगा और उस वक्त कोई शुभ कार्य नहीं करते। ये सुनकर तो वैदेही की आंखों में और ज्यादा आंसू आ गए। वो अपने भाई को कैसे समझाती कि उसकी जिंदगी में ही अशुभ समय शुरू हो चुका है, तो अब वक्त शुभ हो या अशुभ कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदेही ने ओमकार को समझाते हुए कहा, भैया क्या इस रस्म को करना जरूरी है? इस बार ओमकार बोला, लाडो कुछ हुआ है क्या? तुम बार बार यहाँ ना आने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो? अब वैदेही की आंखें और ज्यादा भीग गई। इतने में ओमकार ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं शाश्वत ने तुम्हें एक ही दिन में बहुत प्यार किया हो और तुम यहाँ आना नहीं चाहती? ये सुनकर तो वैदेही ने अपना फोन पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो आवाज नहीं निकाल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ओमकार को कुछ भी सुनाई दे। फिर उसने अगले ही पल खुद को संभाला और बोली, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर उसने ओमकार की बात नहीं सुनी और फोन कट कर दिया और तकिए में मुंह छुपाकर एक बार फिर रोने लगी। न जाने कितनी देर तक वैदेही ऐसे ही रोती रही। फिर वो उठी, उसने खुद को संभाला और वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही शाश्वत जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, क्या बात है, चिड़िया तो अभी से रोने लगी। अब इसे कैसे बताऊं कि इसे तो बहुत रोना है। बहुत शौक है ना इसे लोगों की जिंदगी से खेलने का। इसका सारा शौक उतार दूंगा। इतना कहकर शाश्वत वहाँ से चला गया। वहीं वैदेही थोड़ी देर बाद वॉशरूम से नहाकर बाहर आई। उसने खुद को मिरर में देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो जब जब आंखें बंद करती उसे तब तब शाश्वत उस लड़की के साथ दिखाई देता। वैदेही ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने बैग खोला। उसने अपने बैग में से एक सिल्क की रेड कलर की साड़ी निकाली। वो उस लाल रंग की साड़ी को देखती रही और तभी उसके कानों में कुछ आवाज गूंजी, भैया इतनी महंगी साड़ी लाने का क्या मतलब है? ओमकार बोला, तुम पागल हो गई हो? इतने बड़े घर में शादी करके जा रही हो और वहाँ सस्ते कपड़े पहनोगी? क्या सोचेगा शाश्वत कि ओमकार ने अपनी बहन को 2 जोड़ी कपड़े भी ढंग के नहीं दिए? अरे मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि इतने अमीर घर से तेरा रिश्ता आया है और तू है कि मुझे ठीक से शॉपिंग भी नहीं करने दे रही। इस साड़ी को पकड़ और जब शादी के अगले दिन तेरी पहली रसोई होगी और तू पगफेरे की रस्म के लिए आएगी तब इस साड़ी को पहन कर आना। मेरी बहन इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगेगी। एक बार फिर ये बातें याद करके वैदेही की आंखें भर गई। उसने उस लाल रंग की साड़ी को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। करीब आधे घंटे बाद वैदेही सीढ़ियों से होती हुई नीचे आई। उसने किचन में एक औरत को काम करते हुए देखा। वो औरत दिखने में 40-42 साल की होगी।
वैदेही किचन के पास गई और फिर उसने सबसे पहले किचन की चौखट को हाथों से छूकर माथे से लगा लिया, जैसे वो पहली रसोई को प्रणाम कर रही हो। ये नजारा उस औरत ने देखा तो देखती रह गई। वो खुद में बोली, सच में इस लड़की के संस्कारों की कमी नहीं है, वो अपनी सोच में ही थी। इतने में वैदेही ने कहा, जी आप? वो औरत बोली, बेटा मैं बबीता, मैं यहाँ खाना बनाती हूँ। इतना कहकर उसने वैदेही को देखा तो वैदेही बहुत खूबसूरत थी और लाल साड़ी में तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैदेही ने बबीता आंटी के पैर छू लिए और बबीता हैरान हो गई। वो आंखें फाड़े वैदेही को ही देखी जा रही थी। वैदेही बोली, ऐसे क्या देख रही हैं आंटी? घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप ही का आशीर्वाद ले रही हूँ, आप आशीर्वाद तो दीजिए। इतना कहकर वैदेही ने एक बार फिर से बबीता के पैरों को हाथ लगाया और बबीता के हाथ कांपने लगे। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके वैदेही के सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये सुनकर वैदेही की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। उसे नहीं पता था कि ससुराल में पहले ही दिन उसके साथ ये सब हो जाएगा। फिर भी कहीं न कहीं उसे तसल्ली थी कि काश बबीता आंटी का दिया हुआ आशीर्वाद उसे फल जाए। फिर वो खड़ी हुई और बोली, आज पहली रसोई है, क्या बनाऊं आंटी? बबीता ने कहा, अरे तुम इतने बड़े घर की बहू हो, भला तुम क्यों बनाओगी? तुम बैठो, मुझे बताओ क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। वैदेही ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, इतने बड़े घर में शादी हुई है तभी तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। बताइए ना आज मीठे में क्या बनाऊं? उन्हें क्या अच्छा लगता है? बबीता बोली, वो खीर बहुत खुश होके खाते हैं, तुम थोड़ी सी खीर बना लो, बाकी नाश्ता मैं बना लूंगी। वैदेही ने बबीता के हाथ पकड़कर कहा, नहीं आंटी, आज पहली रसोई है तो मैं ही बना देती हूँ, आप आराम कीजिए, मुझे बस बता दीजिए कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। बबीता वैदेही की बात टाल ना सकी। वैदेही ने कहा ही इतने प्यार से था कि बबीता के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। वैदेही को खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता था। वो किचन में खाना बना रही थी। बबीता आंटी उसके पास खड़ी थी और तभी शाश्वत धीरे से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसकी नजर वैदेही से हट ही नहीं रही थी। वो लगातार वैदेही को ही देखे जा रहा था। उसका रंग रूप कहीं न कहीं शाश्वत को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन फिर वो अपने होश में आया और खुद से बोला, चिड़िया, तुम्हारे तो पंख और जुबान दोनों काट दूंगा, तुम देखती जाओ। बहुत शौक है ना मेरी पत्नी बनकर इस घर में राज करने का, तुम्हारा सारा शौक उतार दूंगा। इतना कहकर शाश्वत चुपचाप डाइनिंग टेबल पर ही बैठा रहा। थोड़ी देर में पैंथर भी आकर उसके पास बैठ गया। दोनों ही एक नजर वैदेही को देखते और फिर एक नजर एक दूसरे को। पैंथर ने धीरे से कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, एक बार उससे बात तो कर। शाश्वत ने भी धीरे से कहा, तुझे पक्का लगता है कि ये वो लड़की नहीं है? या तो तू बोल दे कि तूने मुझे जितने भी सबूत दिए हैं वो सब झूठे हैं और तू मेरे साथ गेम खेल रहा है, या फिर अब चुप रह। अब उसे मैं पनिश करूंगा, कोई और नहीं। पैंथर चुप हो गया। तभी वैदेही एक कटोरी में खीर लेकर किचन से बाहर आई। वो धीरे धीरे शाश्वत के करीब जा रही थी। शाश्वत गुस्से में वैदेही को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंखों आंखों में ही खा जाएगा। वहीं वैदेही का ध्यान शाश्वत पर नहीं था। वो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ शाश्वत की ओर आ रही थी। शाश्वत के थोड़ा करीब आने के बाद शाश्वत कुछ बोलने को ही हुआ कि वैदेही मुड़ गई। वो शाश्वत के पास नहीं बल्कि घर के मंदिर की ओर जा रही थी, जहां उसने अपने साथ लाए हुए कान्हा जी को बिठाया हुआ था। और ये नजारा देखकर पैंथर को हंसी आने वाली थी, लेकिन वो हंसा नहीं। वहीं शाश्वत, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे लगा वैदेही उसके पास आएगी और वो वैदेही को जली कटी सुनाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वैदेही ने सबसे पहले घर के मंदिर में दिया जलाया, कान्हा जी को नहलाया, उन्हें कपड़े पहनाए, उनकी बांसुरी, मुकुट सब कुछ लगाया और फिर उन्हें भोग लगाया। फिर आंखें बंद करके उनके ध्यान में मग्न हो गई। 5 मिनट पूजा करने के बाद वैदेही उठी और वापस से किचन में गई। फिर उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया, लेकिन इस बीच उसने एक बार भी शाश्वत की तरफ नहीं देखा। और वैदेही का शाश्वत को ना देखना शाश्वत को अंदर ही अंदर जला रहा था। वो बस एक बार चाहता था कि वैदेही उसे देख ले और वो उसे जली कटी सुनाए, लेकिन वैदेही के अंदर हिम्मत ही नहीं थी शाश्वत को देखने की। हालांकि मन ही मन वो भी सोच रही थी कि वो कैसे शाश्वत को अपने साथ अपने घर लेकर जाए। उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, सब कुछ शाश्वत की पसंद का ही था।
सोचकर कि अगर शाश्वत को खाना पसंद आया और वो उससे खुश हो गया तो वो घर जाने की भी बात कर लेगी, रिश्ता चाहे जैसा भी हो। वैदेही सोच रही थी कि वो एक तरफा रिश्ता निभा लेगी, पर अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती। बबीता ने भी खाना लगवाने में वैदेही की मदद की। थोड़ी देर बाद बबीता ने शाश्वत और पैंथर को देखकर कहा, खाओ ना तुम दोनों, बहू ने बहुत मन से खाना बनाया है और बहुत स्वाद भी है। पैंथर ने तो अपनी प्लेट सीधी की और खाना डालने लगा, लेकिन शाश्वत ऐसे का ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने गुस्से में वैदेही को देखा तो वैदेही ने एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों का दर्द शाश्वत को दिखाना नहीं चाहती थी। शाश्वत ने एक नजर गुस्से में वैदेही को देखा और फिर बोला, खाना स्टडी रूम में ले आओ। इतना कहकर शाश्वत स्टडी रूम में चला गया। वैदेही ने हैरानी से बबीता को देखा तो बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो कभी कभी स्टडी रूम में भी खाना खा लेते हैं, तुम खाना वहीं लेकर चली जाओ। वैदेही ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक बड़ी सी ट्रे लेकर उसमें शाश्वत के लिए खाना सर्व करने लगी। जैसे जैसे बबीता ने बताया, वैदेही ने शाश्वत के लिए वैसे ही सलीके से खाना सर्व किया और फिर ट्रे उठाकर बोली, मैं जाऊं? बबीता ने हाँ में गर्दन हिला दी और वैदेही ट्रे लेकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही वो स्टडी रूम में पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शाश्वत सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। उसके बिल्कुल बराबर में पैंथर लड़की के गेटअप में बैठा हुआ था। वैदेही ने एक नजर पैंथर को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन बोली, क्या बोलूं मैं? ये भी नहीं कह सकती कि कितनी घटिया पसंद है, लेकिन देख लेना, तुम जो भी हो खुश नहीं रह पाओगी। किसी के पति पर डोरे डालने की सजा महादेव खुद देता है। वहीं शाश्वत ने एक नजर वैदेही को देखा और उंगली से इशारा करते हुए कहा, वहां क्यों खड़ी हो? मेरे लिए खाना लेकर आई हो ना, रखो यहाँ। वैदेही अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हुई अंदर आई और उसने शाश्वत के सामने रखी हुई टेबल पर खाना रख दिया। फिर एक नजर पैंथर को देखा। पैंथर ने मीठी सी मुस्कुराहट वैदेही को पास की। वैदेही का मन कर रहा था कि पैंथर के नकली बाल नोच दे। अब उसे क्या पता कि वो उसकी सौतन नहीं, देवर है। क्या वैदेही ऐसे ही शाश्वत का टॉर्चर सहती रहेगी? क्या आज पगफेरे की रस्म के लिए अपने भाई के घर जा पाएगी वैदेही? क्या वैदेही को कभी पैंथर और शाश्वत की शरारत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क है मलंग मेरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स। 50 लाइक्स पूरे होते ही कहानी का अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।